वहाँ से बचने का एक मस्त प्लान बनाती है, जिसमें उन्हें रेगिस्तान के उस तरफ जाकर एक एयरफील्ड में जाना है और वहाँ से छोटा प्लेन लेकर समंदर के बीच वाले आइसलैंड में जाना है। मॉली और उसका बॉयफ्रेंड निक दोनों कार में जा रहे होते हैं और रेडियो पर ज़ॉम्बी के अपडेट आ रहे हैं, पर उसको बिना सुने वो रेडियो ऑफ कर देती है। रेगिस्तान के बीच में जाते वक्त मॉली को थोड़ा वोमिटिंग का होता है। निक रोड के किनारे कार को रोकता है। वो कार से उतरकर जोर से वोमिट करके कार में चढ़ती है। तभी निक कार को स्टार्ट करता है, पर टायर तो मिट्टी में धंस गया होता है। वो कार स्टार्ट करता है, पर टायर और मिट्टी के अंदर धंसता चला जाता है। फिर निक उसे मजाक में पूछता है कि एयरफील्ड यहाँ से सिर्फ 30 मील की दूरी पर है, चलो चलकर चलते हैं। वो भी कहती है सिर्फ 30 मील की दूरी पर, चलो फिर चलते हैं। वो भी एक थोड़ा कॉमेडी का माहौल बनाती है। तब निक अपने फ्रेंड जिमी को फोन करके हेल्प मांगने के लिए ट्राई कर रहा होता है। तभी उनके सामने थोड़ी दूर में एक आदमी टिप टॉप कोट पहनकर आता है। ये सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह कोई नॉर्मल आदमी होगा जो रेगिस्तान में फंस गया होगा, लेकिन थोड़ा क्लोजली आने के बाद पता चलता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी है। निक कार के पास भागकर अपनी पिस्टल निकालने के लिए आता है, पर निकालते वक्त उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। वो सोचता है कि उसको बाद में उठा लूंगा, पहले इसको निपटाता हूँ। वो पिस्टल उठाकर ज़ॉम्बी को शूट करने का ट्राई करता है। मॉली चिल्लाकर कहती है कि ज़ॉम्बी के सर पर एम करके शूट करो। फर्स्ट बुलेट तो मिस हो जाती है, सेकंड बुलेट भी हाथ पर लगती है, पर थर्ड बुलेट उसके सीने पर लगकर वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। दोनों बड़ी खुशी से कहते हैं कि ये तो बड़ी आसानी से मर गया, लेकिन रेडियो में तो कुछ और ही बता रहे थे कि इनको मारना बहुत मुश्किल है। पर कुछ ही सेकंड में वो फिर से उठकर फिर उनके पास चलकर आता है। फिर से मॉली चिल्लाती है कि उसके सर पर गोली मारो। निक भी उसके सर पर शूट करने को ट्राई करता है, पर वो बुलेट उसके कान के बगल से निकल जाती है। वो उसको करीब आती है, उसके सर पर ट्रिगर रखकर उसको प्रेस करता है, पर पता लगता है कि पिस्टल में गोली खत्म हो गई है। अब बिना सोचे वो दोनों दौड़कर कार में चढ़ जाते हैं, खिड़की के सारे शीशे बंद कर देते हैं। वो फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो ज़ॉम्बी खिड़की के पास पर आ गया है। फिर वो ऐसे ही कार के अंदर ही रहते हैं। रात हो जाती है, पर वो ज़ॉम्बी वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता और वो उसी पोजीशन पर खड़ा रहता है। मॉली निक से कहती है अगर तुमने सेल फोन बाहर नहीं डाला होता तो इस वक्त हम किसी के पास हेल्प मांग सकते थे। उसी वक्त वो ज़ॉम्बी वहाँ से गायब हो जाता है। कार की हेडलाइट को ऑन करके देखते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ है ही नहीं। फिर वो टॉर्च मार के देखते हैं कि कहीं है तो नहीं यहाँ पर वो वहाँ भी नहीं होता। अब उसके वापस आने से पहले सेल फोन को लेकर आना है। फिर वे टॉर्च लेकर नीचे उतरकर सेल फोन को ढूंढते हैं। तभी मॉली को वो फोन मिल जाता है। मॉली बड़े ही जॉली से चलते हुए निक के ऊपर लाइट मारती है। हे, मैंने ढूंढ लिया उसको। तब वो ज़ॉम्बी निक के पीछे आकर उसके गले को जोर से काट लेता है। वो बहुत ही डर कर कार के अंदर भाग जाती है और डरते हुए पानी की सारी बोतल उठाकर एक बैग में उठा लेती है। फिर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी कर क्या रहा है। वो हेडलाइट के उजाले में देखती है कि वो ज़ॉम्बी निक के पेट से अंतड़िया को बाहर निकालकर बिल्कुल नूडल की तरह टेस्ट करके खा रहा है। इसको देखकर तो वो और भी डर जाती है और जल्दी जल्दी से दोनों के बैग लेकर फिर देखती है, पर वहाँ वो ज़ॉम्बी होता ही नहीं। टॉर्च मारकर देखती है, अचानक उसके बाजू में आकर उसको अटैक करने की ट्राई करता है। मॉली उसको लात मारकर दूसरे डोर खोलकर वहाँ से भाग जाती है और अंधाधुंध उस रेगिस्तान में टॉर्च मारते हुए दौड़ रही है। थोड़ी देर भागने के बाद एक जगह जाती है और पछतावा करती है कि कहाँ इस रेगिस्तान में फंस गई हूँ। रात भर बगैर सोए उसी जगह बैठी रहती है। दूसरे दिन सुबह होती है, बहुत दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। निक का फोन उठाकर वो जिमी को कॉल करती है। निक के अफेक्ट होने की खबर को बिना बताए वो कहती है कि हम जिस कार में आ रहे थे वो रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो गई है, प्लीज हमारी कुछ हेल्प कीजिए। पर वो कहता है कि प्लेन रिपेयर हो गया है, उसको रेडी करने में हम बिजी हैं, सो आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ जाइए, और फोन कट कर देता है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, इसलिए वो फोन में डायरेक्शन खोलती है और वहाँ से चलना शुरू करती है। अब बहुत दूर चलने के बाद उसको बहुत भूख लगती है। बैग में देखती है, पर उसके बैग में तो कुछ होता ही नहीं। उसको और भी टेंशन हो जाती है। अब उसकी हेल्थ बहुत वीक होने लगती है और वीक होने की वजह से वहीं पर बैठकर थोड़ा देर रिलैक्स करती है और फिर से उठकर चलने लगती है। तभी उसको सर के ऊपर 2 जेट दिखते हैं। वो कहती है कि बचाओ बचाओ, पर उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका गौर किए बगैर चले जाते हैं। अंधेरा होने के बाद एक जगह बैठकर उस जगह में आग जलाती है। तब उस बैग में से कई सारी चीजें निकालकर एक लाइन में रख देती है और देखती है कि खाने के लिए है क्या। उसमें उसके बेटी की टॉय टिन है, जिसमें छोटे बच्चे एक धागा बांधकर फोन की तरह खेलते हैं ना, वैसा ही कुछ। उसको देखकर वो अपनी आंख बंद करके अपनी बेटी के बारे में बड़ा ही फील करती है। तभी उसी वक्त उसके पीछे से किसी की आने की आवाज आती है।
ये सुनकर वो पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ वो ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी उसके बाजू में आ जाता है। वो उसको काटने की कोशिश करता है पर वो उसको ढकेल कर उठकर थोड़ी दूर भाग जाती है और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठती है। अब वो जिस जगह पर बैठी है वहाँ पर बहुत अंधेरा है। वहाँ से वो उस जगह को देखती है जहाँ पर उसने आग जलाई भी होती है, पर वो देखती है कि वहाँ से तो वो ज़ॉम्बी गायब ही हो गया। वो तो वहाँ पर दिख ही नहीं रहा, कहीं पीछे न आ जाए करके डर डर के बैठी है। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत दूर चलने की वजह से वो बहुत थक चुकी है और वहीं पर सो जाती है। सुबह होते ही देखती है कि उसके बाजू में वो ज़ॉम्बी है, लेकिन वो उस चट्टान पर चढ़ नहीं पा रहा होता है। लगता है वो रात भर उसके आसपास ही चक्कर लगा रहा था। फिर वो छोटी सी लकड़ी फेंक कर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और वो तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं हटूंगा ही नहीं। फिर वो एक छोटे से कपड़े में थोड़ा सा खून लगाकर उसके चेहरे के आगे हिलाती है और उसको दूर फेंक देती है। अब उसको थोड़ा लालच आता है और वो उस कपड़े के पीछे भागता है। उसी गैप में वो नीचे उतरती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसकी पीठ पर बहुत चोट लगती है। तब ज़ॉम्बी गिरने की आवाज सुनकर उसको हैवानियत के साथ देखता है और उसी की तरफ आ रहा होता है। फिर ये दर्द के मारे उठकर अपनी सारी चीजें उठाती है। तभी वो देखती है कि एक पानी की बोतल तो मैंने वहीं छोड़ दी और रेगिस्तान में पानी तो कितना जरूरी है ये सबको पता है। वो उसको उठाने की सोचती है पर उसी वक्त वो ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उसको अब भागना ही पड़ता है। लेकिन वो बड़ी डेयरिंग है, वो फटाफट जाती है और उस बोतल को उठा लेती है और वहाँ से एस्केप होकर थोड़ी दूर भाग जाती है। अब ये जा रही होती है, तभी 10 कदम की डिस्टेंस पर खूंखार ज़ॉम्बी भी उसको फॉलो कर रहा है। ये सोचती है कि बहुत चलना हुआ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, पर ज़ॉम्बी के पीछे आने की वजह से वो रेस्ट भी नहीं कर पाती और बिगर पानी पिए कंटिन्यू चल रही है। उसके पास जो खाना होता है अब वो भी खत्म हो जाता है, फिर भी चलती ही रहती है। पर बीच बीच में वो ज़ॉम्बी लड़खड़ा के गिर रहा होता है तो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए टाइम पास करते हुए जाती है। तब थोड़ी दूर जाने पर एक घर आता है। वो उस घर के अंदर कुछ खाने के लिए है क्या देखने के लिए जाती है। वहाँ पर कांच टूटकर पड़े हैं और वो घर भी बहुत डैमेज हुआ है। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है पर वहाँ खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं और पानी भी बिल्कुल नहीं है। किसी जंग के मैदान की तरह वो जगह दिखती है। फिर वे बिखरे हुए एक बेड में थोड़ी देर बैठकर सिगरेट जलाकर आराम से रिलैक्स करती है और वहीं सो जाती है। नींद में उसको ऐसा ख्वाब आता है कि जैसे उसकी बेटी उसको आकर उठा रही हो। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि एक अजीब सी आवाज आ रही है। वो आवाज सुनकर धीरे से रूम के बाहर झांकती है कि वहाँ है क्या। वहाँ देखती है तो वो ज़ॉम्बी उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ गई। धीरे धीरे करके वो जिस रूम में है उसके करीब आता है। वो भागकर एक स्क्रीन के पीछे बैठकर टब पर लेट जाती है और वो भी स्क्रीन के नजदीक आकर उसको ढूंढता है। मौली भी साइलेंटली हिले बगैर बिना सांस लिए ऐसी लेटी हुई है। तभी उसी वक्त एक बिच्छू उसके पैर पर चढ़ रहा होता है, पर उसको झटकने के बजाय वो दांत दबाकर सहन कर रही होती है। वो थोड़ा थोड़ा करके उसके चेहरे से गाल तक आ जाता है और बहुत ही कठिन हालत में बेचारी तड़प रही होती है। फिर वो ज़ॉम्बी वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही उस बिच्छू को झटक से बोलती है कि मैं इस ज़ॉम्बी के पास फंस गई हूँ और तुम मुझे काटने आ रहे हो, और उसको कुचलकर मार देती है। धीरे से बाहर आकर वो ज़ॉम्बी कहाँ है चेक करती है। उसके वहाँ नहीं होने पर वो फिर से डायरेक्शन के सहारे चलना शुरू करती है। तब वो एक जगह बैठकर पानी पीती है। तभी दूर से वो ज़ॉम्बी इसको ढूंढते हुए इसके करीब आ रहा है। फिर ये सोचती है कि मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद तो अब वो भागने की हालत में भी नहीं है। सोचती है कि इसको अटैक करना ही आखिरी रास्ता है। वो पत्थर उठाकर कहती है कि मेरे नजदीक आए तो मैं मार दूंगी, और साथ ही बहुत अनाप शनाप चिल्लाती है और एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकती है। पर वो उसके बहुत करीब आ रहा होता है और बहुत ही करीब आते ही फिर उसको याद आता है कि इसने निक को कितनी बुरी तरह से खाया था। वो फौरन पत्थर को नीचे डालकर बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है कि ये मुझे छोड़ने वाला तो है नहीं, तो उससे बात करती भी जा रही है। कहती है मैं कितनी भी बात करूँ तुम तो बिना जवाब देते ही सुन लेते हो। वही बात मुझे पसंद आई, पर तुम्हारी आवाज और स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक फ्रेंड की तरह उससे बात करते हुए चली जा रही है और जब टायर्ड हो जाती है तो छोटे छोटे से चट्टानों पर चढ़कर रेस्ट करती है और फिर चलना शुरू करती है। और वो ज़ॉम्बी भी उसको फॉलो कर ही रहा है। अंधेरा होने के बाद वो फिर से एक चट्टान पर बैठ जाती है और आग जलाकर उसके पास के बारे में और अपनी बेटी के बारे में सोचकर फील करती है। दूसरे दिन सुबह फिर से चलना शुरू करती है और वो ज़ॉम्बी भी उसको फॉलो कर रहा है। तभी एक रेत का टीला जैसा है, उस पर थोड़ी दूर चलती है और कुछ दूर चलने के बाद वो एयरफील्ड के करीब है ऐसा सोचकर बहुत खुश हो जाती है। पलटकर देखती है तो वो ज़ॉम्बी उसको अब फॉलो नहीं कर रहा होता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसकी तकदीर उसको नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पर एक खतरनाक रेत का तूफान उसकी तरफ आ रहा है और उसको ना चाहते हुए भी दोबारा उसी रास्ते में वापस जाना पड़ता है जहाँ से वो आई थी। इसी बीच में वो ज़ॉम्बी उसको पकड़ने की फिर कोशिश करता है, जिसमें ये उससे खूब लड़ती है और उसको ढकेल कर थोड़ी दूर भाग जाती है और थोड़ा जाकर गिर के बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी के ऊपर मिट्टी गिर जाती है और वहीं जमीन में दफन हो जाता है। अब ये बेहोशी से बाहर आकर आंखें खोलकर देखती है
कि उसके सारे बदन में मिट्टी लगी हुई है। तभी थोड़ी दूर में उसको एक कार जाती हुई दिखाई देती है और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा ही निकलती है। बहुत कोशिश करने के बाद और चिल्लाने के बाद ट्राई करती है, तब धीरे से आवाज निकलती है। अब ये सोचती है कि बस मेरा तो काम हो गया, वो कार वाले तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। पर उस कार में आने वाले दो लोग उसको देखकर खुद गाड़ी रोककर नीचे उतर कर आते हैं। उनको देखते ही ऐसा फील करती है कि जैसे भगवान आ गया हो, और उसकी आंख से खुशी के आंसू भी निकलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि एयरफील्ड में मेरा फ्रेंड प्लेन के साथ मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे वहीं जाना था, लेकिन बीच में मैं यहाँ फंस गई हूँ। फिर रोते हुए कहती है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सुनकर दोनों कहते हैं कि अच्छा वहाँ पर फ्लाइट है क्या, तो हमको भी वहीं पर जाना है, चलो हम तुमको वहीं पर ड्रॉप कर लेंगे। कार में उसको बिठा लेते हैं। तभी वो कहती है कि मेरा बैग उस मिट्टी में फंस गया है, उसको लेकर आती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों लेकर आते हैं, तुम कार में ही रहो। और ये बोलकर वो उस बैग को ढूंढने चले जाते हैं। तभी वो कार में एसी ऑन करती है और एंजॉय करती है। कार के शीशे में अपना फेस देखती है और सोचती है कि मैं कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ, और बहुत ही लाइटली फील करती है। तभी उसके बाजू में एक फोटो होती है जिसमें बाप और बेटा होता है, और वो गौर करके देखती है उस फोटो को। वो देखती है कि उस फोटो में जो छोटे बच्चे ने कैप पहनी है, वही कैप इन दोनों में से एक आदमी ने पहनी भी होती है। और फोटो में जो लोग हैं वो ब्लैक हैं और ये दोनों व्हाइट हैं। उसको थोड़ा डाउट होता है। तभी वो पीछे वाली सीट पर देखती है, वहाँ पर भी खून ही खून होता है और वहाँ पर खून का एक जर्किन पड़ा हुआ होता है। तब वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये सोचकर वो अब कार से निकलने की कोशिश करती है। पर इतने में वो दोनों बैग लेकर आ जाते हैं। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आता और कहती है कि आपने जो मदद की उसके लिए थैंक्स, मैं खुद ही चले जाऊंगी। और कार से उतरने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे उतरने थोड़ी देते हैं। उसको जबरदस्ती बाहर खींचकर चाकू दिखाते हैं और कहते हैं कि जैसे उन दोनों को मारा था ना, वैसे ही तुम्हें भी मार देंगे। और उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तभी जमीन में से दफन हुआ ज़ॉम्बी बाहर आता है और करीब आकर उनमें से एक को काट लेता है। और दूसरा आदमी ये देखकर डर के मारे कार लेकर वहाँ से दफा हो जाता है। कार उठाते वक्त पानी की बोतलों के साथ एक बलून ट्रॉली गिर जाती है। उन दोनों से जान और इज्जत बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी को हीरो की तरह वफादारी से देखती है। वो सोचती है ये भले ही कितना भी खूंखार हो, पर इंसानों से तो बहुत ही बढ़िया है। फिर कार से गिरे उस बलून ट्रॉली में वाटर बोतल और बैग को लेकर एक रस्सी से बांधकर खींच के चली जा रही है। थोड़ी दूर चलकर जाने के बाद एक जगह बैठकर सोचती है कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया कभी, और बहुत फील करके रो रही होती है। फिर भी थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बी इसका पीछा करते हुए आ रहा होता है। तब ये देखती है और सोचती है कि ये मेरा पीछा कर रहा है तो कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, इसका कारण तो जरूर कुछ है। वो सोचती है कि अगर वो फॉलो नहीं करता तो मैं रेस्ट ले लेती, पर वो भी हमेशा की तरह उसको फॉलो करते हुए आ ही रहा है। अब वो उतरकर चलना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर बहुत से टायर रखे हुए होते हैं। फिर उसे देखकर उसको एक आइडिया आता है। वो उस बलून ट्रॉली पर लगी हुई रस्सी को टायर से बांध देती है और उस टायर को ज़ॉम्बी के गले में डाल देती है, और अब फ्रीली आराम से चल रही है। उस ज़ॉम्बी को टायर निकालकर फेंकना भी नहीं आता, और वो बलून ट्रॉली को खींचते हुए हच डॉग की तरह उसके पीछे चल रहा है। चलकर जाते वक्त उस ज़ॉम्बी के पास पूछती है, तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ हैं? पर तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी हैं ठीक ही होंगे। जैसे मेरी बेटी है ना, वो भी ठीक ही होगी। मेरी दीदी को बहुत दिनों से बच्चा नहीं हुआ और पैदा भी नहीं होगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी को उनके पास देकर आ गई। इसलिए मेरी बेटी को देखने की जिम्मेदारी उनकी है, सो मेरी बेटी उनके पास ठीक ही होगी। फिर कहती है कि ये सब मैं तुमको क्यों बता रही होंगी, पर फिर भी ये सब तुमको बोलने के लिए दिल कर रहा है, और अपने दिल की सारी बातें बोलते हुए चली जा रही है। फिर वो सोचती है कि इस ज़ॉम्बी को चट्टान से बांधकर आगे निकलती हूँ, और उसको अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं करता, इसीलिए उसकी रस्सी को खोलकर उसके पास जाती है। वो उसको काटने के लिए नजदीक आता है। तभी वो कहती है, रुक जाओ, स्टॉप, और वो वहीं रुक जाता है। वो उसके पेट एनिमल की तरह पेश आ रहा होता है। फिर से रात को एक चट्टान में जाती है और उस टिन को देखते हुए अपनी बेटी को याद करती है। फिर वो उस ज़ॉम्बी से अपनी बेटी के बारे में दिल खोलकर बात करती है। बेटी की याद में सिर्फ ये टिन ही है करके बहुत दुखी होकर बोलती है। वो भी उसको ऐसे दुखी होकर देखता है जैसे उसको सब समझ आ गया हो। दूसरे दिन फिर से चलती है। ज़ॉम्बी से कहती है कि आज दोपहर से पहले उस एयरफील्ड में पहुंचना है। तभी चलते वक्त सामने एक ब्रिज आ जाता है। बहुत खुशी के साथ उस ज़ॉम्बी से बोलती है कि हम बहुत करीब हैं, थोड़ी आगे में ही वो एयरफील्ड है। तभी उसी वक्त वहाँ से थोड़े मिलिट्री ट्रक को आते हुए देखती है। उसे लगता है कि अगर वो ज़ॉम्बी को देखेंगे तो वो उसको शूट कर देंगे, इससे डरकर उसे ब्रिज के बाजू में छुपा लेती है। अब सारे ट्रक उस ब्रिज को पार करके चले जाते हैं, पर एक ट्रक वहीं पर रुका होता है। उसमें से 2 सोल्जर निकलकर इसकी तरफ आते हैं। आते हुए देखकर वो सिर्फ उनके पास जाती है
और उसको देखते ही वो शूट करने के लिए पिस्टल निकालते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी से इफेक्ट नहीं है और पूछते हैं कि तुम इस तरह बाहर डेंजर एरिया में क्यों घूम रही हो, और उससे कहते हैं कि ट्रक में आ जाओ। पर वो कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, सो नो प्रॉब्लम, आप लोग जाइए, आप लोगों को बहुत काम होगा, सो आप जाइए। और वो उनको भेजने की कोशिश करती है। वो लोग भी ट्रक की तरफ जाते हैं। तभी उसी वक्त वो ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आता है। तभी वो बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसको शूट मत कीजिए। तभी वो लोग ज़ॉम्बी के पैर पर शूट कर देते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उनके जाते ही फिर उसे लगता है कि इसके सीने में जब गोली लगी थी तब भी ये बचकर आ गया था, तो अब भी आ ही जाएगा। वो उसी तरह उसको आने के लिए कहती है, पर इस बार तो सीन कुछ और ही है। उसे बहुत चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा होता है। उसके पास जाकर उसको वो उठाने की कोशिश करती है। तभी वो गलती से उसकी उंगली काट देता है। उस पर चिल्लाते हुए वो अपनी उंगली को धोकर देखती है कि धीरे धीरे उसकी उंगली भी ज़ॉम्बी में बदल रही है, और फुली अफेक्टेड होने से पहले वो एक पत्थर को उठाती है और अपनी उंगली काट देती है और उस जगह पर एक कपड़ा बांध देती है और अपने दिल को पत्थर बनाकर एक बड़ा पत्थर ले लेती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे यहाँ से छोड़कर तो नहीं जा सकती, और उसके गाल पर हाथ रखकर दुखी होकर बात करके उसे एक बड़े से पत्थर से जान से मार डालती है। अब उस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए उसकी आत्मा को शांति देकर चली जाती है। अब वो किसी तरह एयरफील्ड में पहुंच जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। बाहर सिर्फ एक कार खड़ी होती है। अभी उसकी तरफ कोई शूट करता है तो वो कार के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसके ऊपर शूट कर रहा है। शूट मत कीजिए, मैं जिमी से मिलने आई हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि मैं ही जिमी हूँ, तुमको बिना पहचाने शूट कर दिया, उसके लिए सॉरी बोलता है। वो पूछता है कि निक को क्या हुआ है। फिर जब उसको पता चलता है तो वो उसको प्लेन की तरफ लेकर जाता है। वहाँ ताला लगे हुए एक रूम को दिखाकर कहता है कि यहाँ ज़ॉम्बी से अफेक्ट हुए मेरी टीम के 4 लोग हैं, इस रूम को मत खोलना। तभी पायलट कहता है कि प्लेन उड़ने को तैयार है। पायलट और वो जिमी दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं। अब मॉली सोचती है कि इनके वापस आते ही हम आइसलैंड में चले जाएंगे। अब वो प्लेन का इंतजार कर रही होती है। तभी उसको अपनी बेटी की याद आती है और निकलने से पहले सोचती है कि एक बार उससे बात कर लेती हूँ। फिर वो उसको टेलीफोन लगाती है। रिंग जा रही होती है पर कोई उठा नहीं रहा होता है। बार बार ट्राई करती है और आखिर में उसकी बेटी उठाती है। मॉली कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ, क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी ने पलंग के नीचे छुपने के लिए कहा था, जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत आना। ऐसा बोल के वो रूम डोर करके यहाँ से चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। फिर ये कहती है कि मैं वहाँ पर आऊंगी, तब तक वहीं पर छुप कर रहना। अब मॉली कार में चढ़कर निकलने के लिए ट्राई करती है, मगर उस कार में तो चाबी लगी हुई है। वो सोचती है कि वो चाबी जरूर उस लॉक किए हुए रूम में होगी और वो उस रूम का ताला तोड़कर वहाँ अंदर जाती है। वहाँ देखती है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मरकर पड़ा है। उसको देखकर वो डर जाती है, पर फिर भी धीरे धीरे से पॉकेट में चाबी ढूंढती है, पर चाबी मिलती ही नहीं। अब थोड़ा अंदर जाकर ढूंढ कर देखती है। तभी और एक ज़ॉम्बी उसको अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो हाथ में रखे हुए लकड़े से उसके सर पर बार बार जान से उसको मार देती है, लेकिन चाबी तो उसके पॉकेट में भी नहीं होती। और थोड़ा अंदर जाकर ढूंढती है। तभी और तीसरा ज़ॉम्बी खून की उल्टी करते हुए बहुत ही खूंखार उसके पास आता है। उसको देखकर नीचे गिर जाती है। वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर गिरकर उसको काटने की कोशिश करता है। तभी बाजू में रखी हुई ड्रिल मशीन को उठाकर वो उस पर ड्रिल कर देती है और सारा खून उसके सर पर गिर जाता है। उस ज़ॉम्बी से चाबी मिलने के बाद वो उस कार को लेकर बिना कहीं रुके हुए बहुत ही फास्ट अपनी बेटी के पास जाती है। अब वो घर के पास पहुंच जाती है, पर उस शहर में सारे दंगे का नजारा होता है। एक बड़ा सा लकड़ा उठाकर घर के अंदर जाती है। घर सारा बिखरा हुआ है। उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अंदर जाती है। तभी वहाँ पर देखती है कि उसकी बहन का हस्बैंड मरा हुआ है। उसको देखकर वो शॉक होकर हॉल में जाती है। वहाँ खिड़की में खून से लिखा हुआ है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इस वजह से मैं अफेक्ट हो जाऊंगी, इसलिए मैंने अपने आप को जला दिया है, आई लव यू। ये सब देखकर वो शॉक होकर अपनी बेटी को क्या हुआ है करके रूम में जाकर देखती है और बेड के अगल बगल ऊपर नीचे सभी जगह ढूंढती है, पर वो वहाँ होती नहीं। सब जगह उसका नाम बुलाकर ढूंढती रहती है। तभी टेबल पर और एक टिन को देखकर फील करके रोती है। अब वो सोचती है कि मेरी बेटी को भी कुछ हो गया होगा। तभी वहाँ बच्चों के खेलने का टेंट हाउस है। उसको खोलकर देखती है तो उसकी बेटी वहाँ पर मिलती है। मौली के बदन पर सारा खून देखकर उसकी बेटी उसको देखकर डर जाती है और आंख बंद कर लेती है। मौली कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, और जब वो कन्विंस हो जाती है तो वो भागकर उस पर लिपट जाती है। वो कहती है कि तुम मुझको क्यों छोड़कर चली गई थी, मैंने तुमको बहुत मिस किया करके कहती है। दोनों गले लगकर रोते हुए प्यार करते हैं। वहाँ से बाहर आकर निकलने के लिए देखते हैं, तभी उस शहर के बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं। मौली कहती है कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे ही खड़ी रहना, मैं देख लूंगी इनको। और लकड़ा उठाकर मौली बिल्कुल रेडी रहती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फिल्म की एंडिंग कैसे होगी? क्या वो ज़ॉम्बी को मारकर अपनी बच्ची को बचा लेगी या वो